वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम थर्ड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास है थर्ड बुक की। तो ये लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास और ये ग्रेवाल सर की बुक है। तो इस बुक को आज स्टार्ट करेंगे। बुक का कवर पेज है, बस आप कवर पेज का नाम देख लीजिए। नाम लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है, क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका आपको क्या करना है, एनालिसिस। तो ये है आपकी बुक, थर्ड बुक। इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है, तो साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क भी सीख लेंगे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी डेट हो गई 8th ऑफ दिसंबर 2022। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सबके साथ अपनी थर्ड बुक। बेटा एक बार ये बताइए, क्या स्क्रीन क्लियर है आप सब बच्चों को? बेटा कॉपी विजिबल है, जल्दी से बताइए मुझे जी। पहली क्लास है तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर लें कि सर करना क्या है इस थर्ड बुक में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, थर्ड बुक सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी बुक है। और अगर हम बोर्ड की वेटेज की बात करें तो बोर्ड की वेटेज है 20 मार्क्स। और इसी बुक में से आपके स्कूल के अंदर वाइवा होगा, प्रोजेक्ट फाइल, उसका प्रैक्टिकल होगा, इसी बुक में से होगा, थर्ड बुक के अंदर से। तो थर्ड बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की वेटेज है 20 मार्क्स, प्लस जो स्कूल में वाइवा और प्रैक्टिकल होगा वो भी 20 मार्क्स का होता है। तो देखा जाए तो 40 मार्क्स की है थर्ड बुक। और मैंने आपको बताया बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करने की। पहले देखते हैं सर इस बुक में कनेक्शन क्या है। ये रही बुक और इसमें कितने चैप्टर्स हैं, एक बार वो देखते हैं आपके साथ। ये देखो आप बेटा, ये हमारा आ गया कंटेंट वाला पेज। और इस कंटेंट के अंदर 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब सर ये क्लियर हो गया कि आपको मैं कंपनी के अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थर्ड में लिखा है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव कॉमन साइज। फोर्थ है अकाउंटिंग रेशो। फिफ्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर थर्ड इस साल सीबीएसई ने कर दिया है डिलीट। 12th क्लास के अंदर से चैप्टर थर्ड हो चुका है डिलीट। अब बचे आपके पास 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 5 की वेटेज है 8 नंबर। बेटा बोर्ड में 8 नंबर की वेटेज रखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 7 मार्क्स का आएगा अकाउंटिंग रेशो। और सर ये जो 2 चैप्टर्स हैं फर्स्ट और सेकंड, इनकी कुल मिला के वेटेज है 5 नंबर। तो 8 और 7 15 और 5 20, इस तरह से हमारी वेटेज है। तो ये मैंने आपको बुक का ओवरव्यू दे दिया कि इसके अंदर क्या क्या करना है इस बुक के अंदर। अब आते हैं अपनी बुक के नाम के ऊपर। अगर आपको बुक के बारे में पता चलेगा तो आपको समझ आएगा कि सर इसमें पढ़ना क्या है। तो जो बुक का नाम है वो है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने बताया था स्टेटमेंट नहीं है, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स। तो पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि सर ये बुक का नाम है और इस बुक के नाम से हमें क्या क्या बातें पता लग रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बेटा पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। यानी जिसको हम आज तक बैलेंस शीट बोल रहे थे, कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, वो बैलेंस शीट को क्या बोलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिसको हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, अब दोस्तों वो खत्म हो चुका है। अब अकाउंट की जगह आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट। यानी अब नाम हो चुका है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।
पहले बनता था अकाउंट 11th क्लास के अंदर, अब अकाउंट की जगह कंपनी क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर कुछ नया सीखते हैं, नया है नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं। और लास्ट लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, तो आप बताओगे चार होती हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज फोर आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको डिटेल में इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज। और डिटेल नॉलेज के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। इन चारों चीजों का हमें क्या करना है, एनालिसिस डिटेल में। तो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, और वो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं मैं आपको बताता हूं। एक आपका चैप्टर है रेशो। तो रेशो जो चैप्टर है उसके अंदर हम यही सीखेंगे कि इनका एनालिसिस किया जाता है, टूल्स और टेक्निक्स। एक और चैप्टर है जो इस साल डिलीट हो गया, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव और इसका एक और नाम भी था कॉमन साइज। तो आपके पेपर में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है टूल्स या टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे रेशो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। दीज आर टेक्निक्स एंड टूल्स टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चारों। पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई है कि सर हमें पूरी बुक में पढ़ना क्या है? पूरी बुक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जल्दी से बताइए। क्या इतना पोर्शन क्लियर है आपको? यस और नो? बेटा बुक बहुत इजी है, बस क्लास मिस मत करना मेरी। जल्दी जल्दी खत्म करा देंगे, बस टाइम लगेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपके साथ आ गया चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिखा है, एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करेंगे हम, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके अंदर एक देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, टूल्स और टेक्निक्स। तो मैंने अभी आपको सिर्फ यही बताया है कि टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करेंगे। इसके अंदर एक और भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ गया वो, टाइप्स, डिस्टिंक्शन, पार्टीज, लिमिटेशंस। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हम एक एक चीज के बारे में समझते हैं, सर ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स बता रहा हूं, और अब अकाउंट्स हम किसके पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स। और आपको पता है कंपनी के ऊपर एक एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज के ऊपर एक्ट लगता है, कंपनी के बारे में ये कहता है कि ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनका जो फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट होना चाहिए वर्टिकल फॉर्मेट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, वर्टिकल फॉर्मेट। क्या मतलब वर्टिकल फॉर्मेट का, जरा समझते हैं। पहले बेटा पार्टनरशिप के अंदर, अगर मैं आपको बोलूं पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, तो आप बोलेंगे सर इधर आती हैं असेट्स और इधर आती हैं लायबिलिटीज। इस तरह से हम सीखते आ रहे हैं बैलेंस शीट। इस फॉर्मेट को बोला जाता है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। बट कंपनी कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाएगी, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है ये रही बैलेंस शीट, कंपनी बनाएगी तो बैलेंस शीट। मगर बैलेंस शीट पता है कैसे बनाएगी, ये ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज हैं और असेट्स, इनको ऐसे घुमा देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं,
ये लायबिलिटी है और ये असेट्स, इनको ऐसे घुमा देगी, लायबिलिटी ऊपर आ जाएंगी और असेट्स नीचे। इट मींस अब आपको जो बैलेंस शीट बनानी है, उस बैलेंस शीट में ऊपर आएंगी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का आप टोटल करोगे, फिर नीचे आएंगी असेट्स। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, खत्म। तो इस तरह से लंबी बैलेंस शीट को बोला जाता है वर्टिकल फॉर्मेट। ये देखो आपके पास ये बुक है, इस बुक की जो शेप है ये वर्टिकल है, लंबी है। अगर मैं इस बुक को ऐसे रख दूं तो ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो ये कहने का मतलब है कि अब आपको कैसे बनानी है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी है बैलेंस शीट। ऊपर आएंगे लायबिलिटीज, नीचे आएंगी असेट्स। दूसरा चेंज, दूसरा चेंज, आज तक जो हम बैलेंस शीट पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ 1 साल की बनती थी। जो भी आपका करंट ईयर होता था सिर्फ आप 1 साल की बैलेंस शीट बनाते थे। बट अब कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट बनेगी वो 2 साल की बनेगी, करंट ईयर की भी बनेगी, और साथ में आपको क्या बनाना है, पिछले साल प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनेगी। इट मीन सर 2-2 सालों की बैलेंस शीट आपको दिखानी होती है। ये है वर्टिकल फॉर्मेट एंड दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। आज तक हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप, और अब हम आज कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा क्या ये बेसिक डिफरेंस समझ आया है आपको? बताइए मुझे जल्दी से। जी वंशिका, टूल्स और टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि हम ये एक रेशो का हम यूज करेंगे इनकी एनालिसिस करने में। कंपैरेटिव और कॉमन साइज ये भी एक टूल है, इसको हम यूज करेंगे इन सब का एनालिसिस करने में। तो बेसिक बात आपको यहाँ पे खत्म हो गई। और आपको बताता हूं, जैसे अभी हल्का हल्का बस आइडिया ले लो आप, फिर आपको मैं और आगे लेके चलूंगा। सेकंड, दोबारा आ जाओ। 11th क्लास में आप बनाते थे पी एंड एल अकाउंट, कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखेगा अगेन हॉरिजॉन्टल। पी एंड एल अकाउंट में इधर आते थे एक्सपेंसेस और इधर आती थी इनकम्स। ये हमारा 11th क्लास से पी एंड एल बना रहे थे। अब कंपनी कहती है ऐसे नहीं बनाना। पहली बात तो अकाउंट नहीं बनाना, क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और उस स्टेटमेंट के अंदर वही बात 2 साल की बनानी है, करंट ईयर की भी बनानी है और प्रीवियस ईयर 2 साल की बनानी है। अब इसको भी घुमाना है, इसको उल्टा घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है। इनकम ऊपर आ जाएंगी और एक्सपेंस नीचे। इसका मतलब ऊपर आएंगी इनकम्स करंट ईयर की और नीचे माइनस, नीचे आएंगे सारे के सारे एक्सपेंस, खत्म। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर में भी सेम कहानी, लास्ट में क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। तो ये चीजें तो हमने पढ़ी थी पार्टनरशिप के अंदर, या 11th क्लास में पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप। अब ये नहीं पढ़ना, अब आपको कंपनी अकाउंट्स में ये सीखना है कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसे बनाया जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। और इस फॉर्मेट को बोला जाता है वर्टिकल फॉर्मेट। बेटा बेसिक समझ आ गया, चेंजेस क्या है? एक बार जल्दी से बताइए, क्या बेसिक क्लियर है आप सबको? मैं कहानी को और आगे लेके चलता हूँ, ओवरव्यू आपको समझ आ जाए कि सर करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, पूरी बुक के अंदर। जी अब बच्चा कह रहा है सर एक नई चीज सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्या नई बला आ गई 12th क्लास में, नोट्स टू अकाउंट। बेटा नोट्स टू अकाउंट अगर मैं इन सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो दिस इज अ डिटेल
डिटेल रिपोर्ट है। डिटेल्स आती हैं कहाँ पे आती हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये है मेरी बैलेंस शीट। अभी आपको समझ आ जाएगा सर नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या है। डिटेल, ये रही बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज, बहुत सारी लाइबिलिटीज आएंगी। फिर आती हैं असेट्स, असेट्स भी बहुत सारी आती हैं। उन असेट्स में एक मैंने पढ़ा, एक जगह लिखा था बैंक, और बैंक के आगे अमाउंट लिखा था 100 लाख। बैंक के आगे लिखा था 100 लाख। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से बैंक में पैसा पड़ा है। बैलेंस शीट देख के तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मेरे बैंक में 100 लाख रुपीस पड़े हैं, मगर कौन सी बैंक में? स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल, यस बैंक, आईसीआईसी, कौन से बैंक? तो इसके लिए वो कहते हैं अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल के लिए नीचे बनाया होता है नोट्स टू अकाउंट्स। यानी सर जिनको डिटेल में जाना है, डिटेल में पढ़ना है, वो कहाँ जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। और वहां लिखूंगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में डालूंगा किसका? बैंक का। और ये चीज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा कि नोट नंबर, नोट नंबर, नोट नंबर 1। तो बैंक की डिटेल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नोट नंबर 1 में। यहाँ पता चलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 40 लाख है, पंजाब नेशनल बैंक में 50 लाख है, यस बैंक में 10 लाख है, और इनका टोटल कितना हुआ? 100 लाख। तो किसी भी चीज की डिटेल, डिटेल कहाँ मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट में। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखना पड़ता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लायबिलिटी साइड में लिखा है शेयर कैपिटल, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100 लाख। अब ये कौन से शेयर हैं? ये नहीं पता लग रहा कि सर ये शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस है। तो हमने लिखा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 2, यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी शेयर की, शेयर कैपिटल, और अलग अलग लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मान लेते हैं 50 लाख, 50 लाख हो गए 100 लाख। तो डिटेल्स के लिए कहाँ जाते हैं? नोट्स टू अकाउंट में। तो मुझे बस आपको मतलब बताना था कि सर नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ डिटेल रिपोर्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट एक समरी है? आप मुझे बचाए बेटा, आप सारे बच्चे बताएंगे मुझे, क्या ये बात सही है? बैलेंस शीट एक समरी है, नोट्स टू अकाउंट डिटेल है। क्या ये बात सही है? तो ये था एक बेसिक आइडिया कि सर नोट्स टू अकाउंट क्या होता है। अब धीरे धीरे करके मुझे आपको सारी कहानी सुनानी है, बैलेंस शीट में क्या करना है। एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं आपके साथ। देखो जरा ध्यान से किस तरह से बैलेंस शीट को चेंज किया हुआ है। मैं आपको सारी बातें बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ आप सब बच्चों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर डिटेल में चलेंगे। बैलेंस शीट में आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक दिखेंगी लायबिलिटी और एक जगह दिखती हैं आपको असेट्स। पहले तो असेट्स पे चलते हैं। असेट्स 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं नॉन नॉन करंट असेट्स, और एक होती हैं
दूसरी होती हैं करंट असेट्स, एक होती हैं नॉन करंट असेट्स, दूसरी होती हैं करंट असेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटीज के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती हैं करंट लाइबिलिटी। तो बेसिक आपको ये सब थोड़ी बहुत आइडिया मैंने दे दिया। क्या आपको पता है इनमें डिफरेंस क्या होता है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स के अंदर? बेटा क्या डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स मैं आपके साथ डिटेल में जाऊंगा, बट एक बेसिक चीजें आपको पता है? यस, मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ। वो बेसिक आइडिया क्या है? अगर किसी की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने से लाइफ ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है नॉन करंट असेट्स। विच कैन करंट असेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने है या उससे कम है, उसे कहते हैं करंट असेट्स। सेम नॉन करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, और करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनकी लाइफ 12 महीने या उससे कम होती है। जी बेटा, ये जो भी मैंने लिखा है, इस सारी चीज में हल्का सा चेंज आया है। वो चेंज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी आगे वाली क्लासेस में। अभी आप एक बेसिक आइडिया लेके चलें, चेंज को छोड़ें। तो नॉन करंट और करंट में बेसिक डिफरेंस होता है टाइम का। 12 महीने से ज्यादा है तो नॉन करंट, 12 महीने से कम है तो करंट। अब इसमें सर एक चेंज आया, पहले चेंज को समझें। नॉन करंट असेट्स में पहले हम लिखते थे, पहले हम लिखते थे फिक्स असेट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सीबीएसई का, फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के अंदर हम लिखते थे टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल वो जो दिखाई देती हैं। फिर लिखते थे हम इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल वो गुडविल जो दिखाई नहीं देती, पेटेंट्स, ये हम पहले पढ़ते थे। इसके अंदर एक बहुत मेजर चेंज आया है, इसका नाम ही चेंज हो गया है। बेटा अब चेंज पे जरा ध्यान दें, इसका नाम क्या हो गया है? फिक्स असेट्स की जगह उन्होंने क्या नाम लिखा? उन्होंने लिखा प्रॉपर्टी, कॉमा, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स। ये पूरा का पूरा नाम किसको रिप्लेस कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है फिक्स असेट्स को। तो फिक्स असेट्स की जगह अब आज के बाद आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स। अब इसके अंदर दो टेंजिबल, टेंजिबल की जगह लिखेंगे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, किसकी जगह लिखेंगे? टेंजिबल। और इनटेंजिबल का नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इनटेंजिबल आपको एज इट इज लिखना है इनटेंजिबल असेट्स। तो ये हो गई आपकी इनटेंजिबल असेट्स। दोस्तों ये चेंजेस सीबीएसई में फाइनलाइज हो गए हैं, आपको ये चेंज पता होना चाहिए। और ये चेंज लेके कौन आया है? ये लाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो ये चेंज लेके आए हैं। क्या आपको मेरा चेंज समझ आया है? बेटा बताओ, क्या ये एक बेसिक चेंज समझ आया है आप सब बच्चों को? यस और नो? जी, ये आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब मैं चैप्टर्स को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। एक बेसिक आइडिया मिल गया सर, करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। चलिए
अब मैं आता हूं आपके साथ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर ना हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, उसका नाम मिलेगा आपको इक्विटी। यानी अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बताया था। बैलेंस शीट में एक और वर्ड मिलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये इक्विटी क्या होता है बेटा? ये इक्विटी जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसी को ये बोलते हैं शेयर। छोटा छोटा लिखता हूं यहाँ पे मैं, शेयर होल्डर फंड। अब ये क्या चीज है सर, ये क्या नई नई चीजें आ रही हैं, यही तो हमें सीखना है कि ये शेयर होल्डर फंड क्या होता है। मगर होता क्या है, इक्विटी होता है। तो ये अब मैं आपके साथ और डिटेल में लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया सर इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कहानी को और आगे लेके चलते हैं अपनी। इसके अंदर एक चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है रेशो एनालिसिस। आपको पता लग गया एनालिसिस से ये रेशो क्या है, एक टूल है जिससे आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप समझ आएगा कि हमारे सारे के सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आप चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि सर बैलेंस शीट किस तरह से होती है। मेरे साथ साथ जरा बैलेंस शीट को समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। मैं अब जरा फटाफट आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं। आइए जरा हम पीपीटीज पे चलते हैं आपके साथ। और हम यहाँ पे आ गए 12th क्लास। बेटा क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर 1, कंपनीज की बैलेंस शीट। कंपनीज की बैलेंस शीट हम आ गए। किसी भी तरह ये बैलेंस शीट अगर आपने याद कर ली तो आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा थर्ड बुक का। बस ये बैलेंस शीट याद होनी चाहिए आपको किसी भी तरह। चलिए जरा फटाफट देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। बेटा ये आपको पढ़ना है मेरे साथ साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आपको याद करनी है 12th के लेवल पर। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिर आएंगे हम थ्योरी पर। कंपैरेटिव कॉमन साइज कोड से हट गया है, ये डिलीट हो चुका है। और फिर हम आएंगे रेशियो एनालिसिस और लास्ट हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ सिर्फ बैलेंस शीट वाले पार्ट पर चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं। आप सब स्टूडेंट्स को एक छोटा सा सजेशन है, बेटा बैलेंस शीट को रटना है। मैं लॉजिक भी समझाऊंगा, मीनिंग भी समझाऊंगा, बट आप बच्चों को बैलेंस शीट को याद करना है एट एनी कॉस्ट। तभी आपको थर्ड बुक बहुत आसान लगेगी। हम चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ये है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मेरे साथ साथ फटाफट रिवाइज कर लें। मैंने बताया था टोटल 5 स्टेटमेंट है, 4। पहली है बैलेंस शीट, दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, फिर है नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो पांचवी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये दोस्तों 12th में नहीं है, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे तब आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो टोटल देखा जाए कुल मिला के 4 हैं। फटाफट रिवाइज करते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट्स, और लास्ट में क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पुराना रिवाइज करा दिया, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं आपके साथ।
अब हमें सर बैलेंस शीट सबसे स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट से। तो कंपनीज एक्ट 2013 आया और 13 कहता है शेड्यूल थर्ड। इसके अंदर एक शेड्यूल थर्ड है। शेड्यूल थर्ड कहता है पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपको 1 मार्कर एमसीक्यू लिए याद रखना है। पार्ट 1, पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर जो शेड्यूल थर्ड है और शेड्यूल थर्ड का जो पार्ट 1 है, ये आपसे बात करेगा बैलेंस शीट के बारे में। ये बताएगा कि सर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट है, क्या क्या नाम चेंज हुए हैं, ये सब चीजें कौन बताएगा, बैलेंस शीट। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 बताएगा आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्यों चेंज हुआ और नई नई चीजें क्या आई हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 किसके बारे में बात करेगा, बैलेंस शीट में। आज हमें ये डिस्कस करना है पार्ट 1, फिर हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो याद रखना दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड। अब चलते हैं जरा बैलेंस शीट वाले पार्ट के ऊपर। बेटा ये है बैलेंस शीट, जो अभी आपको नहीं समझ आएगी। धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा कि सर इसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या क्या है। ये है आपकी कौन सी साइड दे रखी है, ये दे रखी है लायबिलिटी साइड। तो मैं यहाँ पे आपको फोकस कर देता हूं। अभी मैं आपको कौन सी साइड पढ़ा रहा हूं, लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक है शेयर होल्डर फंड, सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी, मीनिंग नहीं पता। दूसरे नंबर पर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे पे है नॉन करंट लायबिलिटीज और फोर्थ पे है करंट लायबिलिटी। तो चार चीजें दिख रही हैं आपको, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और लास्ट में क्या है, करंट लायबिलिटीज। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। क्या लगता है यार, व्हाट डू यू मीन बाय एनए? एनए का क्या मतलब है? बेटा आप सब सोचिए, बताइए मुझे एनए का क्या मतलब होता है। एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब सर ये चीजें 12th से हट गई हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट इन सिलेबस। वेरी गुड। इट मींस अगर मैं इस पे क्रॉस लगा दूं, ये हट चुका है, इसलिए मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं किया। मैंने सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया था आपसे, याद करो, मैंने बताया था शेयर होल्डर फंड, फिर मैंने बताया था नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर बताया था मैंने आपको करंट लायबिलिटीज। अभी बड़ी आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा इन चीजों को, बट अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी खत्म, अब आते हैं असेट्स। और ये मेरी लास्ट ईयर की स्लाइड है। तो लास्ट ईयर की स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या करना है। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। और दूसरा दिया हुआ है करंट असेट्स। तो असेट्स में सिर्फ दो ही हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। और चेंज कहाँ आया है, पहला चेंज आया है इस लाइन पर, फिक्स्ड असेट्स। बेटा पहला चेंज आया है फिक्स असेट्स पर, ये हट गया है फिक्स असेट्स। दूसरा चेंज आया है टेंजिबल असेट्स पर। तो दो चेंज आए हैं, पहला चेंज आया है फिक्स्ड असेट्स पर, दूसरा चेंज आया है टेंजिबल असेट्स पे। मैंने आपको बता दिया इसके नाम चेंज हो गए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये है आपकी असेट साइड। अब सर इसे याद कैसे करना है, मैं आपको याद करना सिखाता हूं जरा। मेरे साथ कॉपी पे आइए और मैं आपके साथ जल्दी से इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, कैसे कैसे याद करना है। ये देखो आप, बैलेंस शीट आपके सामने है।
सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले आपने पढ़ा शेयर होल्डर फंड, ये सबसे पहले था। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऑल दो कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर आपने पढ़ा नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आपने पढ़ा करंट लायबिलिटीज। तो ये वाली साइड हो गई लायबिलिटी साइड। फिर चलते हैं असेट साइड। असेट साइड में आपने पढ़ा नॉन करंट असेट्स, और लास्ट आपने पढ़ा करंट असेट्स। तो इसको कैसे याद किया जाता है, इसका एक तरीका है याद करने का, और वो अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं इसे हमें कैसे हमने याद किया। बेटा ये देखो बैलेंस शीट, और इसको याद करने का तरीका है ये। क्या तरीका है ये? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा 2 बार है, और स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शोर शराबा। ये शोर शराबा से आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो अब जरा, शोर शराबा में क्या क्या लिखा हुआ है। शोर से लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, फिर लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शोर शराबा नहीं चलेगा। एन से आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आ गया चलेगा। सी से आ गया करंट लायबिलिटीज, फिर नहीं चलेगा नॉन करंट असेट्स, और चलेगा से आ गया करंट असेट्स। तो ये एक तरीका है आपको बैलेंस शीट याद करने का। मैं एक बार जरा स्टॉप शेयरिंग करता हूं, और आप मेरे साथ वापस आ जाओ। फ्रेंड्स ये था तरीका याद करने का, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बैलेंस शीट आपको याद हो जानी चाहिए। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको बैलेंस शीट अब याद हो चुकी है? बेटा यस और नो, फटाफट। किसी भी तरह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर ये मैंने क्या बोला था, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा था शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ये मेन हेडिंग्स याद होनी चाहिए। यानी सर इन सबको आपके अकाउंट्स में बोला जाता है मेन हेडिंग्स। क्या है ये मेन हेडिंग्स? ये है आपकी लायबिलिटी साइड, और ये है आपकी असेट साइड। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा मेन हेडिंग्स बताइए, मेन हेडिंग्स। तो पेपर में ये मत लिखाना शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर में आपको ये हेडिंग्स के नाम लिखने पड़ेंगे। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, और करंट असेट्स। तो ये बता दिया मैंने आपको मेन हेडिंग। अब इन सब के अंदर, बेटा इन 6 के अंदर कुछ ना कुछ और भी लिखा होगा, उनको बोलते हैं सब हेडिंग। यानी सर इनके अंदर की जो चीजें हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सब हेडिंग्स। मेन कितनी मेन हेडिंग है? टोटल मेन हेडिंग्स पता है कितनी हुई? 6। एक कोर्स का पार्ट नहीं है, बट टोटल कितनी मेन हेडिंग्स है? 1 2 3 4 5 6। अब इन सब के अंदर आपको क्या मिलेंगी? सब हेडिंग्स। तो आपसे स्कूल में पूछा जाएगा सब हेडिंग्स क्या है। जैसे मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखाता हूँ, एक बार जरा बैलेंस शीट देखते हैं, आपको समझ आएगा कि सर बैलेंस शीट में सब हेडिंग क्या है। ये रही आपकी
चेक करें एक बार बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ध्यान से समझना सर, ये लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड के अंदर अगर मैं बात करूं, ये जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड, ये तो वही है, शोर शराबा नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। ये क्या है? आपकी मेन हेडिंग है। मगर इसके अंदर जो ये लिखे हैं 3 पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। तो पेपर में आपको पूरी बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, मेन हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग क्या होती है। फिर अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 भी क्या है? मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। मगर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, ये जो अंदर लिखी हैं चारों चीजें, इन चारों चीजों को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग। ये है आपकी सब हेडिंग। दोबारा से आइए, करंट लायबिलिटीज। बेटा करंट लायबिलिटी क्या है? अब आप मुझे बच्चे बताइए, करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है या सब हेडिंग? जल्दी से बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ये कौन सी हेडिंग है? ये है आपकी मेन हेडिंग। वेरी गुड, ये है मेन हेडिंग। और इसके अंदर जो है वो है आपकी सब हेडिंग। मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग। तो आपको इस तरह से बैलेंस शीट को मेन हेडिंग मैंने याद करा दी आपको। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं आपको सब हेडिंग भी याद करा दूंगा, और फिर हम चलेंगे मीनिंग पर। अगर हम असेट साइड पे चलते हैं, लायबिलिटी साइड खत्म, असेट साइड के अंदर ये जो पहला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। ये जो करंट असेट्स वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। ये सारी क्या है? मेन हेडिंग। मगर इसके अंदर, ये जो अंदर इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं, दिस इज कॉल्ड सब हेडिंग। ये है आपकी सब हेडिंग। ऐसे ही सर यहां चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक, लास्ट तक, ये सारी हमारी क्या है? दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। बेटा होप आपको बच्चों बैलेंस शीट का पार्ट समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, कि हमें किस तरह से बैलेंस शीट बनानी है। अब मेरा फोकस रहेगा आपको समझाने में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेंड्स आगे चलेंगे आपके साथ इसकी डिटेल डिस्कशन करने में। मैं आपको फटाफट क्लास के लास्ट में एक चीज बता देता हूं। किसी भी तरह आप मेरी एब्रीविएशन याद करो या अपना लॉजिक याद करो, दोस्तों बैलेंस शीट को रटना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट को किसी भी तरह रटना है। बैलेंस शीट अगर याद हो गई तो मेरी पूरी बुक खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा बैलेंस शीट याद करते ही बुक कैसे खत्म हो गई। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।